गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखो आज से बेटा हम आपको पढ़ा रहे थे लाइट। क्या पढ़ा रहे थे बेटा? लाइट। तो लाइट जो हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो लाइट का पूरा टॉपिक हमने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, हाई स्कूल से रिलेटेड जितना भी पढ़ाया था लाइट में जो भी आपका था उसका हमने जो भी टॉपिक था बेटा वो हमने आपको डिटेल से क्लियर करा दिया। ठीक है, दूरबीन आपके में जो आपकी दूरबीन है टेलीस्कोप कहते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो वीडियो के माध्यम से आपको देख लेंगे। आपका अगर इच्छा हो तो उसे पढ़ लेना, ना इच्छा हो तो मत पढ़ना। ठीक है, अगर पेपर में इस बार आया था दूरबीन से क्वेश्चन, अगर आ गया तो हमसे मत कहना, हम तो अपना पूरा काम करते हैं। ठीक है, तो हमने लाइट पढ़ा दिया। लाइट का हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे इसका टेलीस्कोप। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। आज हम किसकी बात करते हैं? आज जो न्यू टॉपिक है, न्यू टॉपिक या हम बोल सकते हैं न्यू इकाई है, उस इकाई का नाम है विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? उसका जो नाम है विद्युत। तो आज से हम लोग विद्युत पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम लोगों ने महीना 2 महीना पढ़ा है, महीने 2 महीने से लाइट पढ़ी थी, उसी प्रकार हम लोग लगभग विद्युत पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? विद्युत, इलेक्ट्रिक को पढ़ेंगे। ठीक है, महीना कहाँ चलेगा। ये विद्युत आपके हाई स्कूल में सिर्फ 2 ही इकाई है। एक पहली इकाई जो है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइट, और दूसरी जो इकाई है उसे विद्युत। बस लाइट और विद्युत 2 ही पढ़नी, पूरी फिजिक्स खत्म। हाई स्कूल की फिजिक्स में सिर्फ आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक आपको लाइट मतलब प्रकाश, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक में सबसे पहले छोटी छोटी बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा विद्युत यानी इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो विद्युत में सबसे पहले पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश। क्या पढ़ेंगे? ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आवेश। क्या है आवेश? को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। ठीक है, चार्ज बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने इस शब्द को बहुत बार यूज किया होगा। आपने देखा होगा बेटा गांव में कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, जब भी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तब वो क्या कहता है? हम अपने मोबाइल को क्या करते हैं? चार्ज। तब वो कौन से शब्द का यूज करता है? तब वो है व्यक्ति इंग्लिश शब्द का यूज करता है, क्योंकि मोबाइल को कहना चाहिए अपने दूरभाष यंत्र को आवेशित करता है। क्या करता है? अपने दूरभाष यंत्र को आवेशित करता है। लेकिन आवेशित हिंदी में नहीं बोलता, कैसे बोलता है? इंग्लिश में चार्ज करता है। और चार्ज करने वाले को क्या कहते हैं? चार्जर। इसमें ER लगा होता है, ये आपने पढ़ा होगा, जैसे मिल्क में पढ़ा है, अंडा। ठीक है, तो जिसमें छोड़ो, तो हम मेरे कहने का मतलब है जो आवेश होता है, आवेश का मतलब होता है कि कोई भी हमारा डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है उसकी कैपेसिटी कितनी है। कोई भी डिवाइस है उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करते, पहले ध्यान समझो मेरी बात। जैसे मान लो ये मेरा एक सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। ठीक है, कोई भी सॉलिड है, मान लो बेटा ये सॉलिड है और कॉपर का, इसका सॉलिड है, कॉपर का है। कॉपर है तो इस कॉपर का ये कोई ठोस है, ठोस पदार्थ है, ये मतलब एक टुकड़ा है। कॉपर का क्या है बेटा? ये टुकड़ा है, ये ठोस है। ठीक, हमने इसमें इलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया, हमने इसमें करंट को फ्लो किया। किसको फ्लो किया? करंट। इसमें हमने करंट को फ्लो किया। जब इस कॉपर के टुकड़े में हमने करंट को फ्लो किया तो सिंपल सी बात है, करंट हमारे इस कॉर्नर पॉइंट ए पर था। करंट हमारा कहां था? करंट पॉइंट ए पर था। अब करंट पॉइंट ए से कहां पर पहुंच गया? पॉइंट बी पर पहुंच गया, मतलब इसके अंदर से यहां से फ्लो होकर के पॉइंट बी पर पहुंच गया। अब सिंपल सी बात है, कोई कॉपर का टुकड़ा है, इस कॉपर के टुकड़े पर पॉइंट ए पर करंट को फ्लो किया गया। करंट मतलब आप जो धारा है, करंट को कहां? पॉइंट ए पर फ्लो किया गया, और करंट कहां पर पहुंच गया? पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो सिंपल सी बात है, जब किसी करंट को पॉइंट ए से फ्लो किया गया और करंट पॉइंट बी पर पहुंच गया, तो सिंपल सी बात को हम कह सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई ना कोई इस करंट को ले गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई ना कोई करंट को तो ले गया होगा। करंट अपने आप तो जाएगा नहीं। तो यही से हमारा होता है, जो भी सॉलिड होता है जिसे हम ठोस कहते हैं, ठोस में जो करंट का फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी चीज होती है, वो किसके द्वारा बनी होती है? आपको पता है कोई भी वस्तु होती है, वो किससे बनी होती है? अणु से। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और परमाणु
इकाई कौन सी होती है? फंडामेंटल, 3 मूलभूत इकाई, 3 मूलभूत कण बताओ। परमाणु के 3 मूलभूत कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी ठोस है, ठोस द्रव कोई भी चीज है तो उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठोस में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये यदि ठोस है तो इसमें क्या घूम रहे हैं, मूव क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। आपको पता है, आपने यदि परमाणु का स्ट्रक्चर देखा होगा, क्या देखा होगा? परमाणु का स्ट्रक्चर, ठीक है। परमाणु का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा ये बीच में नाभिक होता है, इसके चारों तरफ ये क्या होते हैं? सेल। बाहर क्या होते हैं? ये हमारी सेल होती है, जिसे हम कक्षाएं बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं, सेल बोलते हैं, या इसे ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। क्या कहना है? इसे ऊर्जा स्तर। ये जो बीच में होता है इसे हम क्या बोलते हैं? नाभिक। सही है, इसे हम क्या बोलते हैं? बीच में जो होता है इसे नाभिक बोलते हैं, बाहर जो होता है इसे कक्षाएं, सेल या ऊर्जा स्तर, ठीक है, ऊर्जा स्तर। तो आपको पता होगा बीच में जो होता है इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं? इसमें मेरे पास होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ देखो बेटा, तुम क्या बता रहे थे? कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस परमाणु यहाँ पर क्या करते हैं? जो परमाणु होता है, परमाणु क्या होती है? कक्षा। तो इन कक्षाओं में क्या करते हैं बेटा? गति करते, मूव करते। पता है आपको? पता होगा कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो मूव नहीं करते, नाभिक में ही विद्यमान रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस परमाणु जो कक्षाएं होती हैं, इस कक्षाओं में क्या करते हैं? गति करते रहते, घूमते रहते। अब सिंपल सी बात है, यदि ये मेरा कॉपर का सॉलिड टुकड़ा है, कॉपर का एक टुकड़ा है, तो ये बेटा अणु से मिलकर बना होगा। और तो अणु में क्या होंगे? परमाणु यदि होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पर उपस्थित होंगे? इसके नाभिक में। वो तो मूव करेंगे। तो इसके जो कॉपर का टुकड़ा है, इस टुकड़े में कौन सी चीजें मूव करेंगे? कॉपर के टुकड़े में कौन सी चीजें गति कर रहे हैं? कौन से कण? इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर का जो टुकड़ा है तो इसमें क्या गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, कॉपर का जो टुकड़ा था, इस टुकड़े पर पॉइंट ए पर करंट दिया गया और ये करंट कहां पर पहुंच गया? पॉइंट बी पर। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो करंट ले गया उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसके द्वारा हमारे विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। जैसे ये गेट है, जैसे मान लो ये मेरा गेट है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड लोहे का हो, तो ये कॉपर लोहे किसी भी का हो, तो उधर अगर एक कॉर्नर पर करंट लगाएंगे तो इसको पूरे में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही इसमें विद्युत धारा, करंट फ्लो होता है। पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा पॉइंट याद रखना कि करंट किस तरह से फ्लो होता है, करंट किस तरह से फ्लो होता है। तो ये जैसे मान लो लोहे की रॉड है, लोहे की रॉड है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो मुझे एक चीज पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारा धारा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बताया बेटी हमने? पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। यदि इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर आ रहे हैं तो विद्युत धारा ए से बी की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पहली बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई? अब सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने आपको बताया ये सॉलिड, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो होगा वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अपने टॉपिक पे आ जाए, अपने टॉपिक पे आते हम बात किसकी कर रहे थे? आवेश। तो आवेश सहन कौन करेगा? आवेश जिस चीज को दिया जाता है वो एक तरह की यंत्र होगा, कोई डिवाइस होगी, कोई वस्तु होगी, तो उस वस्तु पर निर्भर करता है कि उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहीं से हमारा बनता है जो आवेश होता है Q। क्या बताया हमने? जो आवेश Q होता है वो उस वस्तु में उपस्थित, जो आवेश Q होता है वो उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। यदि कोई वस्तु, जैसे मान लो हमने कहा ये छोटा सा लोहे का टुकड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे बेटी, अर्थात इस पर आवेश कम होगा। ये पूरा ब्लैक बोर्ड है, इस पूरे ब्लैक बोर्ड का आकार ज्यादा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो इस पर आवेश ज्यादा होगा। तो यहीं से बन गया Q जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अनुक्रमानुपाती होता है, बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल, ओनली प्रोपोर्शनल। तो जो Q होता है, जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन संख्या की कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती।
एक चीज आपको रटाई थी हमने कि जब भी हम परमाणु पाती चिन्ह हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट तो Q बराबर हम लगा देंगे N। क्या लगा देंगे? Q बराबर N, जहां E क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान हमेशा निर्धारित होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और जो भी कांस्टेंट होते हैं उनका मान निर्धारित होता है। जो भी नियतांक का मतलब क्या होता है? मान निर्धारित होना, जहां E और E होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर, तो फॉर्मूला होता है Q बराबर, ठीक है, तो Q बराबर यानी ये हमारा आवेश बनता है। इससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे किसी वस्तु पर 5000 इलेक्ट्रॉन का दिखता है, उस पर कितना आवेश होगा, किसी वस्तु से 6000 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उस पर कितना आवेश होगा। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है Q बराबर N। N मतलब 6000 इलेक्ट्रॉन, E का मान ये गुणा कर दो, आंसर आ गया आवेश, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर N, यहां से चलेगा, ठीक। इसके बाद इससे रिलेटेड एक बात हम और समझ लेते हैं, ये न्यूमेरिकल लगे कैसे, न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल में एक चीज और दी जाती है न्यूमेरिकल्स में कि उनकी प्रकृति बताओ, ठीक है, उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनकी प्रकृति कैसी होगी, तो उनका नेचर कैसा होगा, तो नेचर में याद रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखो यहाँ आवेश, टाइप ऑफ आवेश, आवेश के प्रकार, सही चल दिखाई दे रहा है सब, देखो इधर ये आ रहा है, हाँ आवेश, हम बात करते हैं आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार बेटी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है धनात्मक आवेश, ठीक है। अगर देखना हो तो इसके लिए आप यूट्यूब पर जाकर के मेरा सबसे पहला वीडियो इंटरमीडिएट का डरा, इंटर का सबसे पहला वीडियो देख लेना, ये आपका पूरा काम करेगा इसमें, ठीक है। तो हमने पूरा समझाया कि एनिमेशन वीडियो के साथ। धनात्मक, तो आवेश हमारे दो प्रकार होते हैं, नंबर एक धनात्मक आवेश, नंबर दो ऋणात्मक आवेश, ठीक बेटी। तो आवेश हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? नंबर एक धनात्मक आवेश, नंबर दो ऋणात्मक आवेश, ठीक है। ये होते क्या है सुनो। धनात्मक आवेश का मतलब होता है जब कोई भी तत्व, मान लो हमने कोई एलिमेंट ले लिया, हमने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने? 11। जो सोडियम होता है, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अगर हम इसका कॉन्फिग इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 2,8, कितना आया लास्ट में? 1। तो ये हमेशा जब भी किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसी को दान में देगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसे हम लिखेंगे N, सही। इसे हम क्या लिखेंगे? N। क्यों? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर क्या आता है? धन। तो बस यहीं से बात करनी है। धनात्मक आवेश का मतलब होता है जब किसी वस्तु से, जब किसी धातु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धनात्मक आवेश आता है, और जब कोई धातु या वस्तु कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का कितना हो गया एटॉमिक नंबर? 17। 2,8,7। अष्टक नियम के अनुसार मुझे पता है लास्ट में 7 है, एक की कमी है, तो एक अगर बनेगा तो इसमें बनेगा Cl ऋणता है। कितना बनेगा? Cl ऋणता, अर्थात इस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर ऋणात्मक आवेश। बात समझ आई? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक आवेश, जब किसी वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। नंबर दो ऋणात्मक आवेश, जब कोई वस्तु कहीं दूर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है तो उस वस्तु पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आ जाता है। दो बातें याद रहेंगी। जब कोई धातु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है उतना उस पर धनात्मक आवेश, और जब कोई वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उतना उस पर ऋणात्मक आवेश, ठीक है। दो बातें याद रहेंगी। तो आवेश हमारे दो प्रकार के, ओके। न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा था प्रकृति कितनी। यदि आपके सवाल में आ गया कि किसी वस्तु से 6 इलेक्ट्रॉन निकल, 6000 इलेक्ट्रॉन अधिकता, 6000 इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता? ऐसे करके सवाल आएगा, 6000 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता। 6000 इलेक्ट्रॉन अधिकता है। यदि किसी वस्तु पर 6000 इलेक्ट्रॉनों का अधिकता है, यदि किसी वस्तु पर 6000 इलेक्ट्रॉनों की क्या है बेटी? यदि किसी वस्तु पर 6000 इलेक्ट्रॉन का अधिकता है तो इसका मतलब अधिकता मतलब क्या? उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी इसका मतलब क्या है? कि उसने इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या किए? उसने इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किए। जब कहीं से उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए इसका मतलब है उस पर आवेश कैसा होगा? ऋणात्मक। कैसा होगा? बात समझ आई? जब अधिकता का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए आवेश कैसा होगा? ये पूछा जाता है। और यदि आ जाए कि किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या है?
किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब सिंपल सी बात है कि जब किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन चले गए। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कमी है, कमी से हम क्या कह सकते हैं कि उस पर आवेश कैसा होगा, क्लियर, तो उस पर आवेश कैसा होगा, धनात्मक। बात समझ में आई? तो इस तरह से आवेश है, ये हमारी इस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इस पर इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल बनता है और इस तरह से न्यूमेरिकल बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो हमने आवेश को हर तरह से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक आवेश आपका और बनेगा आगे चल करके, अभी फॉर्मूला आएगा Q बराबर I, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो यहाँ से आवेश की अगर परिभाषा बोले तो I मतलब क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा T क्या है, समय। तो हम कह सकते हैं किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसमें लगे समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा कूलाम। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है बेटा, कूलाम। याद रहेगा कि कूलाम साहब, ठीक है, कूलाम साहब पे ये पढ़ेंगे अभी। सबसे फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पेपर सबसे पहले हेडिंग ये कूलाम का नियम। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो क्या है, Q बराबर IT से भी आवेश की परिभाषा दे सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसमें लगे समय को के गुणनफल को आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा कूलाम। ठीक है, और इसके जो आवेश है बेटा, इसके छोटे-छोटे मात्रा और आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। जैसे 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम। 1 नैनोकूलम 10 की पावर -9 कूलम। एक और आपको न्यूमेरिकल मात्रा 1 एंगस्ट्रॉन कूलम 10 की पावर -10 कूलम। एक आता है कि 1 पिको कूलम बराबर 10 की पावर -12 कूलम। एक फर्मी कूलम बराबर 10 की पावर -15 कूलम। इससे ज्यादा उसके पिताजी भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, इससे ज्यादा बन नहीं सकते। ठीक है, इन्हीं में से बस तुम्हारे क्लास के लिए 3-4 काफी है। ठीक है, ये 2-3, 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर -6 कूलम, एक नैनो कूलम 10 की पावर -9 कूलम, एक एंगस्ट्रॉन कूलम 10 की पावर -10 कूलम। कभी कोई मिली भी लिख देते हैं, मिली पता है 10 की पावर -3 होता है। ठीक है, और मिली मेगा प्लस 6 में जाता है। कभी देखा हुआ आता है लिख करके कि फलानी जगह सरकार ने 6000 मेगावाट की बिजली का शुभारंभ किया, जिससे शहर को एक बार झटमगा जाता है। ठीक है, तो इतनी है। तो आज के वीडियो हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं। आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या है, आवेश किस तरह से फ्लो होता है, आवेश के कौन-कौन से नियम होते हैं, आवेश से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इन सारी जानकारी बारे में जान किया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय।